गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 4 अगस्त 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए मैं कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। देखिए ऐसा होता है ना कई बार कि दिन आपका खराब होता है। जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो ना तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नजर नहीं आते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स भी कम होते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही दिन था। टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कई बार जो है छोटी चीज भी बहुत बड़ा काम कर देती है। तो हो सकता है टॉपिक्स आज कम हो लेकिन इसी टॉपिक्स में से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो चलिए कुछ देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बोला है पार्डनिंग पावर के बारे में, तो जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। अगला रहेगा रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज। पहले भी मैं आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में बता चुका हूं, तो थोड़ा सा आज और आपको मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा और उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी हैं। कोविड-19 की वजह से जो माइग्रेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, पुअर लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, उसके बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे। अगला है वो रहेगा हमारा बिल पास। लोकसभा राज्यसभा में एक दो बिल पास हुए हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। इंसॉल्वेंसी वाला बिल पास हुआ है, एक और बिल पास हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, ट्रिब्यूनल के बारे में। और अगला रहेगा पॉवर्टी इन इंडिया इज राइजिंग। तो जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3 दोनों से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। और यही आज का एडिटोरियल है। आज का एडिटोरियल है तो नया एडिटोरियल है। इस अभी तक ये एडिटोरियल शायद हमने नहीं किया है बहुत डिटेल में, तो आज इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग जो है इस एडिटोरियल के थ्रू गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा डिले करते नहीं है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है जो ऊपर मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो है एक्सेस डेथ के बारे में। टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, आजकल न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा हिट हुई पड़ी है। केरला की जब बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, थोड़े समय पहले तेलंगाना के बारे में भी बात कर रहे थे कि एक्सेस डेथ जो है जो काफी ज्यादा हो रही है। अब ये एक्सेस डेथ ये टर्म क्या है, देखिए दोस्तों बताता हूँ। एक्सेस डेथ, एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना। अब ये समझिए, मान लो कि 2019 में महाराष्ट्र में सपोज करो 10,000 डेथ हुई अलग अलग रीजन से, क्योंकि 2019 में तो वायरस नहीं था, कोविड नहीं था। तो समझ लो अलग अलग रीजन से 10,000 डेथ हुई थी 2019 में। अब जब 2020 में मार्च में तो कोविड आ ही गया था, तो 2020 में ये डेथ हुई कितनी, सपोज करो 9,000। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10,000 डेथ होंगी जैसा कि वहां पे हर साल होती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि 2020 में सिर्फ 9,000 डेथ हुई। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि हो सकता है 2020 में 19,000 डेथ हुई हो। अब आप एक चीज देखिए, जब किसी बंदे की कोविड से डेथ होती है तो वो, और जो उसको डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, उस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जो कॉज लिखा होता है ना डेथ का, वो कंसिडर किया जाता है। और कोविड-19 की वजह से जो लोगों की डेथ हुई है उन सभी के सर्टिफिकेट के ऊपर कोविड-19 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट कोविड-19 से डेथ होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको कोविड हुआ हो और आपको कोई दूसरी बीमारी हो, उसकी वजह से डेथ हो गई हो सकता है आज आपको कोविड हुआ हो, आपकी 2 महीने बाद डेथ हो गई हो किसी पर्सन की। तो उस सभी के सर्टिफिकेट पे कोविड नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग डेथ को काउंट करते हैं तो ऐसा पाया गया कि जो एस्टिमेटेड जो डेथ होती है, मान लो वो 10,000 है, और जो एक्चुअल डेथ हुई है वो 9,000 या 19,000, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये गैप है इनके बीच में, इसको ही कहा जाता है एक्सेस डेथ। इसको कहा जाता है एक्सेस डेथ। मतलब पिछले साल जितने लोग मर रहे थे तो उतने तो इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन उससे जितने ज्यादा हुए हैं वो उसको बोला जाता है एक्सेस डेथ। अब देखो एक चीज समझो, मान लो 19,000 लोग मरे इस साल, पिछले साल मरे थे 10,000 लोग। अब इस 19,000 लोगों में मतलब 9,000 लोग तो एक्स्ट्रा हो गए। अब इन 9,000 लोगों में सिर्फ 2,000 लोगों के सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो कोविड लिखा हुआ है। तो 7,000 लोगों का क्या, भैया ये 7,000 लोग कैसे मरे ये तो बताओ। क्योंकि पहले जो लोग मर रहे थे उसकी वजह से तो मरे नहीं, कोविड के सर्टिफिकेट के अपने ऊपर लिखा नहीं, तो ये 7,000 लोगों की डेथ का कोज क्या है वो आप हमें बताइए। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे जो है अभी काउंटिंग में हो रहा है। ये हरियाणा में भी हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, केरला में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। तो ये जो एक्सेस डेथ वाला रीजन है ये काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि किसी आदमी की कोविड से डेथ होती है तो उसका सर्टिफिकेट में नहीं लिखा जाता बहुत बार, क्योंकि उसके दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। अब सपोज करो, मान लो किसी आदमी को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है, अब उसको कोविड हो गया, कोविड होने से वो बंदा रिकवर हो गया और 10 दिन के बाद उसको हार्ट अटैक से डेथ हो गई।
अब उसकी सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्या लिखोगे, हार्ट अटैक से डेथ लिखोगे या कोविड से लिखोगे? तो जनरली उसके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाता है हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ हुई है, रादर देन कोविड। हालांकि उसका रीजन कोविड ही हो सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन हो गई होंगी बॉडी में। तो ये एक्सेस डेथ वाला थोड़ा सा यहाँ पे रीजन है, आप इसको देख सकते हो। एक्सेस डेथ का मतलब होता है कि जो एस्टिमेटेड डेथ हुई थी पिछले साल और इस साल जो डेथ हुई है उसके बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है एक्सेस डेथ। ठीक है, टर्म है थोड़ा सा ये न्यूज में है इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज तो चाहे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला जो देखिए, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, अपनी पॉलिटी की कोई भी बुक पढ़ी है, तो आपको उसने जो है आपने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में या सॉरी अपने प्रेसिडेंट वाला और गवर्नर वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना? उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 61 ये गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से डील करती हैं। 72 जो है वो प्रेसिडेंट से डील करता है और 161 वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर से डील कर। पार्डन का मतलब होता है माफ करना, कि जाइए आपको माफ किया, मतलब जितने भी आपने क्राइम किए थे, जो भी आपको सजा मिली थी, आपको माफी दे दी कंप्लीटली, घर जाइए ऐश करिए, ये मतलब होता है पार्डन का। ठीक है, मतलब कंप्लीटली अभी पार्डन किसी को मिल जाता है ना तो समझ लो उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है, वो होता है पार्डन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लेटेस्ट केस में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग दोज ऑन डेथ रो। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बिफोर दे हैव सर्व्ड मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ प्रिजन। आप सपोज करो कि कोई आदमी है उसको डेथ पेनल्टी मिल गया, ठीक है, उसको डेथ पेनल्टी मिल गया या फिर उसको जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गया। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो मिनिमम 14 साल का होता है और मैक्सिमम वो उसकी आखिरी सांस तक होता है, मतलब लास्ट ब्रेथ, है ना? मिनिमम तो 14 साल का आपको करना ही पड़ेगा और उसके बाद आपको पार्डनिंग मिल सकता है। ऐसा पहले प्रोविजन था कि अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलता है तो 14 साल तो आपको बिताने ही पड़ेंगे, 14 साल के बाद आपको पार्डन किया जा सकता है बाय योर अथॉरिटी। 14 साल से पहले गवर्नर आपको पार्डन नहीं कर सकता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि गवर्नर जो है वो 14 साल से पहले भी पार्डन कर सकता है, इवन बिफोर दे हैव सर्व्ड मिनिमम 14 इयर्स ऑफ प्रिजन सेंटेंस। पहले ये नहीं था, अभी ये है। पहले 14 साल तो आपको जेल में बिताने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपको माफी मिल गई, चलिए ठीक है, लेकिन अगर माफी नहीं मिली तो आप पड़े रहिए जेल में। लेकिन अभी 14 साल से पहले भी। लेकिन एक जो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज वो है ये है, गवर्नर के पास डेथ मतलब जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर नहीं है। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस लेटेस्ट वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग दोज ऑन डेथ रो। मतलब जिसको डेथ सेंटेंस मिला है उसको भी पार्डन कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन था उसको कंप्लीटली रिवर्स कर दिया है। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जो मैं आपको अभी बता रहा हूं इसको आपको अपनी नोटबुक में डाउनलोड नोट डाउन कर लो, लेकिन इस सेंटेंस से तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा एक चेंज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसलिए मैं किसी लीगल एडवाइजर से पूछूंगा एक बार, अभी क्योंकि मॉर्निंग का समय था तो मैं किसी से पूछ नहीं पाया, सब सो रहे होंगे। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली मैं पहले उनसे कंसल्ट करूंगा आज दिन में। कल मैं दोबारा से इसको आपको जो है कंफर्म करूंगा कि क्या एक्चुअल में गवर्नर डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है आफ्टर दिस न्यू वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो इंडिया का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें जो सेक्शन 433A है उसके तहत एक प्रिजनर को जो है 14 साल से पहले आप उसको पार्डन नहीं कर सकते। रिमिट कर सकते हो वो अलग बात है, लेकिन पार्डन नहीं कर सकते। देखिए रिमिट पार्डन ये कई टर्म होती है जिसका अलग अलग मीनिंग होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ ये भी कहा है कि जो गवर्नर पार्डन करेगा किसी को उसके लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नर का मूड किया और उसने बोला कि चलो बेटा तुम्हारी डेथ सेंटेंस माफ है, तुम्हारी लाइफ इम्प्रिजनमेंट माफ है, अपना खेलो कूदो ऐश करो। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट की जो एड एंड एडवाइस होता है उसके ऊपर ही वो काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एड और एडवाइस दिया है गवर्नर को तो गवर्नर को उनकी बात माननी ही पड़ेगी, गवर्नर उनको मना नहीं कर सकता। आपको पता ही होगा, मैंने पॉलिटी पढ़ा है,
तो जो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एड एंड एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, दैट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। ऐसे ही प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाइंडिंग होती है, प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है ना। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हुआ है स्टेटस, जो काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है यहाँ पे। अगर आप आर्टिकल 61 की बात करें, टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जो है पार्डन कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को नहीं। ध्यान रखो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो कर सकता है, किसी को 2, 4, 5 साल, 10 साल, 30 साल की सजा हुई है उसको पार्डन कर सकता है, डेथ को नहीं कर सकता। रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है। देखिए कुछ टर्म है जो आपके पॉलिटी में भी यूज हुई होंगी, हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पार्डन का मतलब होता है माफ किया, अपना घर जाओ। किसी को 10 साल की सजा मिली है, 5 की मिली है, लाइफ इन प्रिजन मिली है, पार्डन का मतलब होता है कि यू आर फ्री नाउ, कंप्लीटली फ्री, एज इफ यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम। इसका मतलब ये होता है। कम्यूट का मतलब होता है कि जब आप उसकी सजा को चेंज कर देते हो। जैसे मान लो आपको डेथ सेंटेंस मिला है, तो डेथ सेंटेंस को आपने लाइफ सेंटेंस में चेंज कर दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेशन। आपको फ्री नहीं किया है, आप जेल से जा नहीं सकते, आपको पहले डेथ सेंटेंस मिला था, उसको सिर्फ लाइफ सेंटेंस में चेंज किया है, दैट्स इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेशन। रिप्रीव का मतलब होता है कि डिले करना। जैसे मान लो आपको कल फांसी होनी थी, मतलब आपको, मतलब मेरा मतलब किसी पर्सन को, अगर सपोज किसी पर्सन को कल फांसी होनी है 5 अगस्त को, रिप्रीव का मतलब होता है कि इसको हमने डिले कर दिया। गवर्नर ये कर सकता है, गवर्नर के हाथ में पावर होती है, खुद के हाथ में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पे ही करता है। लेकिन इसका मतलब होता है रिप्रीव, कि चलो इसको 1 हफ्ते की छूट दे दो, 2 हफ्ते की छूट दे दो, 4 हफ्ते की छूट दे दो। हो सकता है कुछ उस केस में नए एविडेंस आ गए हों, हो सकता है वो प्रेसिडेंट के पास पार्डन प्ली चली गई हो, है ना, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो उसको बोला जाता है रिप्रीव, जब आप उसको डिले करते हो। रिस्पाइट का मतलब होता है कि जब आप किसी को आराम देते हो। जैसे मान लो कोई औरत है, उसको 10 साल की सजा मिली हुई है ना, तो और अगर वो प्रेग्नेंट है या उसकी एज ओल्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जो सजा है ना उसको कम कर सकते हो, उसका डिग्री कम कर सकते हो। अगर उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको बोला जाता है रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब आप उसको थोड़ा सा आराम मिल गया। एक होता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है कि जब आप उसका टाइम पीरियड चेंज कर देते हो। जैसे अगर आपको पहले मान लो 20 साल की सजा हुई थी, तो गवर्नर आपको 10 साल की सजा कर सकता है, आपकी सजा कम कर सकता है। देखिए सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा बार बार रिवाइज करो। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी सजा को कम करना। ठीक है, जैसे डेथ पेनल्टी को लेस जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया। रिप्रीव का मतलब होता है उसको डिले करना। रिस्पाइट का मतलब होता है किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, जैसे मान लो किसी कोई बूढ़ा हो गया, कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई, या किसी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उस केस में उसको आराम देना। रिमिशन का मतलब होता है कि उसकी सजा को कम करना, नंबर ऑफ ईयर्स कम कर देना। 20 ईयर्स को जैसे 10 साल का कर दिया, 10 साल को 5 साल का कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपने अपनी लक्ष्मीकांत के अंदर ऑलरेडी ये सब चीजें कर ली होंगी। देखिए अगर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करें, तो प्रेसिडेंट जो है वो मार्शल मिलिट्री कोर्ट्स और कोर्ट मार्शल वाले केस में भी पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर यहाँ पे ये सब नहीं कर सकता। गवर्नर सिर्फ उन्हीं केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है जो स्टेट लॉ के अंदर बने हुए हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन लॉ को वाले केसेस को भी जो है वो डील कर सकता है ना। ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा आप इसमें पढ़ लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन जहां तक पार्डनिंग पावर की बात है, लक्ष्मीकांत में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है कि गवर्नर किसी को पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। गवर्नर किसी की जो है डेथ सेंटेंस, यानी कि उसकी हिंदी में क्या बोलते हैं डेथ सेंटेंस को, उसकी जो है मतलब जो उसको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, उसको जो मृत्यु के लिए जो सजा मिली हुई है, उसको कम नहीं कर सकता, उसको माफ नहीं कर सकता। ये है बात पूरी, मतलब माफ नहीं कर सकता, कम तो कर सकता है। पार्डन का मतलब माफ करना। ये है पूरा मामला। अब ये चल अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पार्लियामेंट्री कमेटी से आता है। आपको पता ही है कि लॉकडाउन के समय में पूरी कंट्री बंद हो गई थी, तो बहुत सारे माइग्रेंट लोग जो है बेचारे अपनी इनके पास इनकी जॉब चली गई थी, है ना, सोशल सिक्योरिटी इनके पास नहीं थी, पॉवर्टी पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कुछ सजेशंस दिए हैं। यही सजेशंस जो हैं आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। अगर आप मेंस में, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो यहीं से कोई आंसर बनता है भैया। और यही फायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का यार, कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं और इसको आप एग्जाम में जाके जो के तो लिख देते हो, और एग्जाम भी खुश हो जाता है और आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देता है। तो इस रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा है कि सरकार को जो है डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए पैसा लोगों के खाते में। जो माइग्रेंट लोग जो जिनकी जॉब चली गई है, पॉवर्टी बढ़ी है, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा आप डालिए। हालांकि सरकार ने पैसा डाला है,
हालांकि सरकार ने जो है 1500 करोड़ के लगभग पैसा डाला है, लेकिन और पैसा डालने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू दिस पार्लियामेंट्री कमेटी। और जैसे मनरेगा है ना, मनरेगा जो है वो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, अर्बन एरिया में नहीं देता है। लेकिन कोविड के समय में और उसके बाद से अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्लियामेंट्री कमेटी, गवर्नमेंट शुड take some initiative to provide guaranteed employment in urban areas also। यहां पे भी आप लेके आइए। देखिए कल भी मैंने आपको कराया था कि पीरियोडिक लेबर जो है फोर्स सर्वे के बारे में कराया था। इसने ये कहा है कि 90% से ज्यादा लोग वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इनको ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं, तो भैया इनकी तरफ ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप खाते में पैसा डलवाइए जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। पहले आता आप इनका रिकॉर्ड लेके आइए, सबका रिकॉर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट से कलेक्ट कीजिए, कौन कौन से लोग इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनके उनके बैंक अकाउंट उनसे लीजिए, उनका आधार अकाउंट उनसे लीजिए और उनके खाते में जो है डायरेक्ट पैसा आप डालिए। ऊपर से मनरेगा के लिए और पैसा बजटरी अलॉट करने की जरूरत है। तो ये कुछ स्कीम इसने दी हैं, आपको याद रहेगा कौन कौन सी स्कीम बताई है। पहला तो आप उनके खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए। दूसरा, आप रूरल एरिया के लिए जो आपने मनरेगा बनाया हुआ है, ऐसी ही स्कीम आप अर्बन एरियाज के भी लिए लेके आइए, ठीक है। और वो डेटा वगैरह कलेक्ट कीजिए और ये सारी चीजें करने की जरूरत है। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, नाम ही लिखा हुआ है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो इन कमिटीज मतलब एक लोगों का एक ग्रुप होता है, तो इसके अंदर लोकसभा के लोग भी होते हैं, राज्यसभा के लोग भी होते हैं, है ना। पार्लियामेंट्री कमेटीज में दो तरह की होती हैं भैया पार्लियामेंट्री कमेटी, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो परमानेंट कमेटीज होती हैं। आर्टिकल 118(1) जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी से डील करता है, पहले डिटेल में आपको मैं करवा चुका हूं ये सब चीजें, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी जैसे फाइनेंशियल कमेटी में जैसे जो है एस्टीमेट कमेटी है ना, वो सब होती हैं। पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, कई सारी कमेटी होती हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस ये बता दो कि इंडिया में फिलहाल जो है कितनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं, ठीक है। और एक जैसे कमेटी ऑफ इंक्वायरी, तो अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। ऐसे ही एडहॉक कमेटी होती हैं। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे। ये एडहॉक कमेटी किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए लेके आई गई होती हैं, जैसे इंक्वायरी कमेटी, जैसे जब बोफोर्स स्कैम हुआ था, या फिर हर्षद मेहता वाला जो स्कैम हुआ था, स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ था, है ना। तो इस तरह के कुछ खास रीजन की वजह से जो है इंक्वायरी कमेटीज बनाई जाती हैं, इन्हें कहा जाता है एडहॉक कमेटी। एक बार ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देती हैं, उसके बाद ये कमेटीज को जो है खत्म कर दिया जाता है। एक होती है एडवाइजरी कमेटी, जैसे कोई पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किया जाता है ना, तो एडवाइजरी कमेटी आप सिलेक्ट कमेटी भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे कोई बिल पेश किया जाता है, अब उस बिल के ऊपर जो है डिस्कशन और डिबेट करना है, तो पार्लियामेंट में तो इतना समय होता नहीं है कि डिटेल में डिस्कशन डिबेट कर सकें, तो उस बिल को भेज दिया जाता है एडवाइजरी कमेटी के पास। उस एडवाइजरी कमेटी में लोकसभा में राज्यसभा अपोजिशन वाले सब मेंबर्स होते हैं और वो उस बिल को डिस्कशन करते हैं, रिकमेंडेशन वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है एडवाइजरी कमेटी। तो अभी आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जहां पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये है आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। तो मतलब ये परमानेंट कमेटी है, और क्योंकि यहाँ पे लेबर फोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसको जो है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर के पास भेजा गया था। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लक्ष्मीकांत खोलिए अपनी, और उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी वाला है उस पूरे चैप्टर को पढ़ डालिए, क्योंकि उसको पढ़ोगे तो आपको ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हो, स्टैटिक पोर्शन आपको नहीं पता है, तो बहुत सारी चीजें आपके सर के ऊपर से निकल जाती हैं, आपको समझ में आती नहीं है। तो इसलिए आपका स्टैटिक पोर्शन भी आप साथ साथ कवर करते रहो, आपकी जो एनसीईआरटी वगैरह है उनको कवर करते रहो, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कवर करते रहो, और फिर आप न्यूज़पेपर भी कवर करिए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वहां पे मजा आएगा, यहाँ पे भी मजा आएगा, है ना। चलिए जी, अगला जो हम लोग करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द बिल विच इज रिसेंटली पास्ड इन लोकसभा। और ये बिल बात करता है किसके बारे में, असेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 के बारे में। देखिए, डिफेंस सर्विस जो है हमारी कंट्री की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा वाइटल होती हैं। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज चाइना की किसी बाउंड्री के पास और या फिर बॉर्डर के एरिया में आपको कोई एक बटालियन आपको वहां पे एस्टेब्लिश करनी है, या फिर आप समझ लो आपने कोई डिफेंस प्रोक्यूरमेंट करना है, या फिर समझ ली आपने कोई डिफेंस वेपन्स बनाने हैं,
ये डिफेंस में कुछ एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, क्योंकि इनके बिना डिफेंस जो है वो कमजोर हो जाता है। तो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज जो है 2021 बिल लेके आया गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो लोग इन एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो आर्म सोल्जर्स हो, चाहे वो भैया कमांडर हो, ब्रिगेडियर हो, जो भी हो, अगर आप इन एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड हो तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्ट्राइक करने मतलब जैसे हमने काम बंद कर दिया, अब मान लो सोल्जर्स बोल दें कि मैं नहीं जाऊंगा लद्दाख में, और उन्होंने क्या किया, छुट्टी ले ली, जैसे हम लोग कॉलेज में करते थे ना, मास बंक मारते थे। सपोज बहुत सारे सोल्जर्स ने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, वो भी एक तरह का एजिटेशन है ना, वो सब अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू बिल। अगर मान लो कहीं पे फैक्ट्री में अगर मान लो वो गन्स बनती हैं या कोई कोई वेपन बनाया जाता है, और वहां के जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं वो बोलेंगे चलिए मैं कल से स्ट्राइक पे जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा, तो इसको जो है अभी प्रोहिबिट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू बिल। व्हाई? बिकॉज दीज सर्विसेज आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, है ना, तो उस वजह से इसको किया गया है। एक और बिल पास किया गया है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल का में जो बहुत सारे ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में हैं, 9-10 ट्रिब्यूनल को जो है अभी खत्म कर दिया गया है उन सारे सबको, और इनके पास जो भी पेंडिंग केस थे वो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे भैया, ताकि जल्दी से जल्दी इनका फैसला हो जाए। बस यही पूरे का पूरा मामला था, और इसको उठाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो दोनों बिल पास हुए हैं, अपोजिशन वाले ने इसमें डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बोलोगे सर क्यों नहीं किया? देखिए उसका रीजन ये है कि अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ दो मुद्दों के ऊपर अड़ा हुआ है, एक तो पेगासस और एक दूसरा है फार्म बिल। इसीलिए भैया अपोजिशन वाले किसी और बिल के ऊपर डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहे हैं पहले इन मुद्दों को उठाओ, इनके ऊपर डिस्कशन करो, उसके बाद हम दूसरे मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, गाली गलौच, देखा होगा आपने ना कभी, अगर आप लोकसभा टीवी पे जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे आपको मिल जाएगा, वो इधर से गाली करते हैं, उधर से गाली करते हैं। आप बोलता, मैं भी सोचता था पहले कि यार जब ऐसे गाली गलौची करनी है, बातचीत ही नहीं करनी है, तो फिर फायदा क्या है यहाँ पे आके पार्लियामेंट में, घर पे ही बैठो, है ना। उसका मतलब तो यही है ना, इसीलिए आपको वहां पे बुलाया जाता है ना डिबेट और डिस्कशन करने के लिए, मैं ये सोचता था। लेकिन जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी और उसके बाद मैं समझा कि देखो क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है। जैसे मान लो 11 बजे पार्लियामेंट की मीटिंग शुरू होती है, मान लो लोकसभा की, ठीक है। अब 11 बजे से 12 बजे का तक का जो पहला घंटा होता है, इसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर। इस क्वेश्चन आवर में जो अपोजिशन के जो लोग होते हैं, वो सरकार के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई तरह के हो सकते हैं, ये स्टार्ड क्वेश्चन भी होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब जो है वो रिटन रिप्लाई दिया जाता है, और कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब जो है ओरली दिया जाता है। तो ये जो जवाब ओरली दिए जाते हैं, इस केस में अपोजिशन वाले जो है काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बस इसी वजह से क्वेश्चन आवर में झगड़ा होता है, क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर हैं वो सरकार के मिनिस्टर से जवाब मांगते हैं, मिनिस्टर इनको जवाब देता है, ये उस जवाब से खुश होते नहीं हैं, ये काउंटर क्वेश्चन करते हैं, मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं, ये फिर से काउंटर क्वेश्चन करते हैं, फिर से काउंटर क्वेश्चन करते हैं। इसी वजह से वहां पे झगड़ा होता है, क्योंकि अपोजिशन वाले मांगते हैं जवाब और सरकार प्रॉपर जवाब दे नहीं पाती, या फिर उसके जवाब से खुश नहीं होते हैं। तो इसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर, जिसमें अपोजिशन वाले सरकार से क्वेश्चन करते हैं। यही तो मजा है डेमोक्रेसी का, यही तो मजा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, कि अपोजिशन वाले सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है सरकार की, जनता के लिए जवाबदेही बढ़ती है। तो जनता तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकती डायरेक्टली सरकार से आके, तो जनता के बिहाफ पे अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो सवाल पूछते हैं जनता के बिहाफ पे, ताकि जनता को भी पता लगे सरकार के अंदर क्या हो रहा है, मिनिस्टर साहब जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो यही तो मजा है पार्लियामेंट का, और यही मजा है डेमोक्रेसी का। क्वेश्चन आवर के बाद सपोज करो 12 बजे के बाद जो है एक और आवर शुरू होता है, जिसे कहा जाता है जीरो आवर। जीरो आवर, अब ये जीरो आवर में कोई एजेंडा नहीं होता है, जीरो आवर सिर्फ जो है एक इंडियन पार्लियामेंट की खुद की इनोवेशन है। तो क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है जीरो आवर। जीरो आवर में भैया आप जो मर्जी बोलिए, कोई समस्या नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो क्वेश्चन आवर के अंदर कंप्लीट नहीं हुए हों, उनको एड्रेस नहीं किया गया हो, तो उनको जीरो आवर में
जो है कवर किया जाता है ऐसे कुछ चीजों को। उसके बाद जो है लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम होने के बाद लोकसभा या राज्यसभा में प्रॉपर प्रोसीडिंग शुरू होती है, जिसे कहा जाता है एजेंडा ऑफ द डे। इस एजेंडा ऑफ द डे में लोकसभा राज्यसभा में जो है वो बिल पास किए जाते हैं, बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन आवर है और जो जीरो आवर है, ये दो चीजें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके आज बताया है, लेकिन बहुत डिटेल में देखे जाने लगेंगे तो समय लग जाएगा। लेकिन आप लक्ष्मीकांत में जाके इसको पढ़ सकते हो, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, किस तरह के स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ओरल क्वेश्चंस होते हैं, रिटन क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ये सब आप थोड़ा लक्ष्मीकांत में जाके देख लोगे। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पहले से पढ़ रखा है तो शायद उसको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, एक और बिल पास किया गया है, इंसॉल्वेंसी कोड। ठीक है, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। हालांकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो 2016 में ही पास कर दिया गया था सरकार के द्वारा। बहुत ज्यादा लैंडमार्क एक ये लॉ था, बिल था, जिसके तहत कंपनियां जो बैंकरप्ट हो गई होती हैं वो अपना काम धाम समेट सकती हैं। देखिए, सोचने की बात है, अगर मान लो कोई अमेरिका से कंपनी इंडिया के अंदर आती है और जैसे उसने इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री लगाया, अब इसने 2-4 साल कंपनी ने काम किया और इसको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, इसको जो है नुकसान हो गया। अब ये सरकार को बोले कि देखो भैया मेरे से नुकसान हो गया, मैं लोन नहीं चुका पाऊंगी। अब इस कंपनी ने मान लो एसबीआई से करोड़ रुपए का लोन ले रखा है और ये चली गई बेचारी नुकसान में। अब ये बैंक को जो है वो वापस नहीं दे पा रही है प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट, तो ये कंपनी क्या करेगी, क्या कर सकती है? तो ये कहेगी कि देखो मैं जो है बैंकरप्ट हूं भैया, आई एम टोटली बैंकरप्ट, आई एम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है, इंसॉल्वेंटी इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल और अ कंपनी कैन नो लॉन्गर मीट देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। मतलब वो बैंक को पैसा नहीं के पे कर पा रही है तो वो डिक्लेयर करेंगे इंसॉल्वेंट, सरकार के सामने रखेंगे कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं आपको पैसा। तो सरकार क्या कर सकती है, देखो यहाँ पे सरकार दो केस कर सकती है। एक केस में सरकार क्या कर सकती है कि इस कंपनी को पकड़ के बैठे कि नहीं तुम नहीं भाग सकते। दूसरे केस में सरकार ये कर सकते है चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही, कोई बात नहीं भैया आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपके पास जो थोड़े बहुत एसेट्स बचे हुए हैं, आपकी बिल्डिंग है, मकान है, लैंड है, मशीनरी है, इसको बेचो और जितना हो सकता है वो अपने बैंक को वापस करके वापस अमेरिका लौट जाओ। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। जो इसमें सेकंड सिनेरियो है ना, दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। अगर कोई कंपनी इंडिया में आती है और उसको ये पता है कि अगर कल को वो नुकसान में चली जाती है वो इजीली यहां से एग्जिट कर सकती है, तो वो यहां पे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आएंगी। लेकिन अगर मान लो अमेरिका या ब्रिटेन की कोई कंपनी है, उसको ये पता है कि अगर तुम इंडिया में जाके कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाओगे तुम्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा, तो क्या वहां से कंपनियां आएंगी? बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसीलिए इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत पुअरली परफॉर्म करता था। लेकिन 2016 के बाद जब से ये कानून आया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग बढ़ी है, क्योंकि कंपनीज इजीली एग्जिट कर सकती थी। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नए नए बिजनेस सेटअप करते हैं बेचारे, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, अगर हमारी कंपनी नहीं चली, नुकसान में चली गई, तो हम सरकार के सामने प्रपोजल रख सकते हैं कि देखो भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं चुका पाऊंगा, कृपा करके आप मेरी कंपनी को बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर लाइए और अपना मामला निपटाइए। इससे बिजनेस इजी होता है इकोनॉमी के अंदर। तो बस यही है मामला। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि वो सिचुएशन जब इंडिविजुअल और कंपनी अपना पैसा नहीं पे कर पाते हैं। बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि जब आप अपने एसेट्स को बेच देते हो, आपके पास जो भी जमीन है, मशीनरी है, उसको बेचने के बाद आप आराम से एग्जिट कर सकते हो। तो इंसॉल्वेंसी कोड बिल जो नया अमेंडमेंट इसके अंदर आया है, इसके अंदर हम लोगों ने एमएसएमईज को भी इंक्लूड किया है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज ना, इनको भी इंक्लूड किया है, क्योंकि नुकसान तो इनको भी होता है ना। अब आप ये समझिए, मान लो ये इधर दिखा देता हूं कुछ आपको, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो ये एसबीआई है, ठीक है, और ये इधर है टाटा। टाटा ने अपनी कोई एक एसएमएस ओपन कर रखी है, ठीक है, उसमें मान लो कोई छोटी मोटी चीज ये बनाते हैं। अब इसको हो गया नुकसान, ये चलेगी बेचारी लॉस में। अब तो ये बैंक को तो पैसा नहीं पे कर पाएगी। तो इसमें होगा क्या, क्या कर सकते हैं हम लोग नए अमेंडमेंट के अंदर में, टाटा और एसबीआई ये दोनों आपस में मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो भी उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, उसके बिहाफ पे इस एमएसएमईज को यहां से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, आराम से अरेंजमेंट हो गया। तो दोनों की सर्वसहमति के साथ इस एमएसएमईज को क्लोज कर दिया जाएगा, इसके एसेट्स वगैरह को बेच दिया जाएगा, और वो बेचने से जो भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा वो एसबीआई को दे दिया जाएगा। क्योंकि ये एसएमएस जो है वो टाटा की पर्सनल नहीं है,
टाटा सिर्फ इसका प्रोमोटर है, तो टाटा पैसे नहीं दे सकता एसबीआई को इसके बिहाफ पे, पैसा तो इसको ही देना पड़ेगा, लेकिन पैसा इसके पास है नहीं, तो थोड़ी बहुत जो इसकी जमीन वगैरह होती है ना, जो मशीन होती है, उसको बेच के आराम से वो एसबीआई को देकर निपट लेगा। तो इस तरह की सुविधाएं जो है इस नए बिल में दी गई हैं, जो अभी पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है। ठीक है, तो यही था पूरे का पूरा मामला। अगली जो बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द पॉवर्टी। ये आज का एडिटोरियल है। पॉवर्टी के देखिए पहले कुछ आंकड़े जानना बहुत जरूरी है, पहले कुछ आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, 2011-2012 के बाद से इंडिया में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया गया है। कंज्यूमर मतलब जैसे आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, उस तरह का आंकड़ा जो है वो नहीं है हमारे पास आफ्टर 2011 और 12। इसको कौन करता था कैलकुलेट? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसको कैलकुलेट करता था। अब देखिए 2017-18 में सरकार के पास डेटा तो है, लेकिन सरकार ने रिलीज नहीं किया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं 2011-2012 के बाद पब्लिक डोमेन में डेटा नहीं है। मतलब हमारे जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, वो नहीं, उनके पास डेटा नहीं है। सरकार ने डेटा तो किया था कलेक्ट, लेकिन रिलीज नहीं किया, क्योंकि सरकार को पता था अगर इसको रिलीज करेंगे तो पूरी दुनिया के सामने हमारे पॉवर्टी के फिगर्स जग जाहिर हो जाएंगे। और सरकार डरती है इस चीज से, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी बढ़ी है। तो सरकार जो बड़े बड़े क्लेम करती है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये वो दुनिया भर की चीजें, तो दुनिया के सामने सरकार की पोल खुल जाएगी। इसलिए सरकार ने इन आंकड़ों को रिलीज ही नहीं किया है। इसीलिए सरकार एक नया आंकड़ा लेके आएगी 2021-2022 के लिए। अभी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगा तब की बात करेंगे। जो हमारे पास जो है अब पीएलएफएस है, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसने कहा है कि 2017-2018 में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा थी। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में 2017-18 में थी, अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में एडिटोरियल किया था। तो सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, उन दावों की पोल यहाँ पे सरकार के खुद के आंकड़े खोल रहे हैं, और कुछ आंकड़ों को सरकार रिलीज नहीं कर रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत है डेफिनेटली। अगर हम डेटा की बात करें 1973-74 से लेके 2011-2012 तक हमारे पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे था, और जो है इसके बेसिस पे ही हम लोग जो है पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करते थे इंडिया में। और इन सारे पूरे के पूरे इन डेटा से पता चलता है कि 1973 और 2011 के 12 के बीच में इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, और पूरी दुनिया प्रेज करती है इंडिया को इस बात के लिए, वर्ल्ड बैंक वगैरह, आईएमएफ वगैरह। 1973 में इंडिया में अराउंड 55% के अराउंड पॉवर्टी थी, जो 1993 में घट के 36% रह गई थी। 2004 में यही पॉवर्टी की दर जो है वो 27% रह गई थी। तो देखिए 55% से लेके 27% तक हम लोगों ने पॉपुलेशन कम किया। सोच के देखो कितने करोड़ों लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए होंगे। अब ये पॉवर्टी के जो आंकड़े कैलकुलेट किए जाते हैं इंडिया में, वो दो बेसिस पे किए जाते हैं। एक तो लक्कड़वाला कमेटी थी उसके बेसिस पे, और एक तेंदुलकर कमेटी थी उसके बेसिस पे। तो अभी जो इस एडिटोरियल के अंदर जो इन्होंने कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन को किया गया है जो है सुरेश तेंदुलकर मेथड के ऊपर। 2011 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी बैठी थी, ठीक है। इसने पॉवर्टी कैलकुलेट करने का मेथड कैलकुलेट किया था, और इसने जो है पॉवर्टी के कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया था। इंटरनेशनली जो प्रैक्टिस की जाती है ना वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसी को इन्होंने अप्लाई किया था, और जिसके बाद ये नतीजे पे पहुंचे थे कि इंडिया में पॉवर्टी वो जो है 25-26% है, ठीक है। ये इस नतीजे पे पहुंचे थे। तो जो देखे जो नया मेथड अभी कैलकुलेट, देखिए अभी हमारे पास सी तो है ही नहीं, है ना, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे पॉवर्टी कैलकुलेट करेंगे? सोचने की बात है। 2011 के बाद से आपके पास डेटा है नहीं, अगर आप पॉवर्टी कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? तो यहां पे पॉवर्टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीपीआई के थ्रू, कंज्यूमर जो है पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू, है ना, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो सीपीआई के बेसिस पे इन्होंने किया है पहले जो, और इन्होंने दो तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो पूछा है ड्यूरेबल गुड्स के लिए, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। देखिए ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे आपका टीवी हो गया, आपके चप्पल हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं,
है ना, जैसे दूध, सब्जियां वगैरह, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे इन्होंने नया मेथड निकाला है, और इस नए मेथड के थ्रू इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि भैया इंडिया के अंदर पॉवर्टी बढ़ी है, इंडिया के अंदर 65% रूरल पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। ठीक है, 2011-2012 में सिर्फ 217 मिलियन पुअर हुआ करते थे, 2019-20 में एक बढ़ के 270 मिलियन हो गए हैं। समझ रहे हो कितनी ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में बढ़ी है। और जो सीईसी का डेटा देखिए, मैंने आपको बताया सरकार ने जो रिलीज नहीं किया था, लेकिन इसकी कुछ रिपोर्ट लीक हो गई थी। सरकार ने ऑफिशियली उसको रिलीज नहीं किया है, लेकिन लीक हो गया था। वो सरकार के उस लीकेज से ये दिखाता है कि इंडिया में रूरल कंजप्शन जो है वो 8% कम हुआ है, और अर्बन कंजप्शन सिर्फ 2% बढ़ा है। और कंजप्शन क्यों कम होता है, आप सोच के देखो, कोई आदमी कम कंज्यूम क्यों करेगा, क्योंकि वह गरीब है, उसकी इनकम कम हो गई है। तो सरकार के आंकड़े खुद ये बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में लोगों का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, लोगों की इनकम कम हुई है, पॉवर्टी बढ़ी है। ये सरकारी आंकड़े खुद कह रहे हैं, और इसी वजह से सरकार ने आंकड़े रिलीज नहीं किए, क्योंकि इससे सरकार की पोल खुल जाएगी, और सरकार ने अभी नए आंकड़े कलेक्ट करेगी अगले साल, तो उसमें हेरा फेरी करेगी, है ना। तो यही तो मजा है चलिए, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर बात करें, इंडिया में 1973 से लेके 1993 का जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो लगभग सेम रही है। हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा थी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर, एक होता है परसेंटेज टर्म में, एक होता है एब्सोल्यूट टर्म में। ठीक है, 1993 और 2004 के बीच में पॉवर्टी इंडिया में काफी कम हुई थी, जीडीपी ग्रोथ अच्छा खासा था। 2004 और 2011 के बीच में पॉवर्टी इंडिया में काफी ज्यादा कम हुई थी, ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ था, क्योंकि 2004 और 2011 के बीच में इंडिया में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8% से बढ़ रही थी, अब तक की सबसे ज्यादा। 7-8 सालों तक, 2004 से 2011-12 तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8% से बढ़ी है, अब तक की सबसे ज्यादा आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये यहां पे बड़ी बात है। अभी तो जीडीपी ग्रोथ जो है 2014 के बाद से वो 3%, 2017-18 में तो ये 3% पे ही आ गई थी, और फिर तो बाद में सरकार को कोविड का बहाना मिल गया। कोविड से पहले भी हमारी जीडीपी जो है वो 3.1% पे ग्रोथ कर रही थी। और ये तो नए आंकड़े हैं जिनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। अगर पुराने हिसाब से अगर जीडीपी कैलकुलेट करें तो यही कैलकुलेशन जो है 1.3 1.4% जाती है। तो इसके कुछ रीजंस इन्होंने बताए हैं कि इसका रीजन क्या है। देखिए, 2015 तक तो इंडिया में फिर भी जीडीपी ठीक ठाक ग्रो कर रही थी। 2014 में मोदी की सरकार आई थी, 2015 तक ठीक ठाक चल रहा था सिस्टम। लेकिन उसके बाद हो गया भैया डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन से आज तक हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। उस समय जो डीमोनेटाइजेशन ने देश को नुकसान किया, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। ऊपर से जो जीएसटी को इतना जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से जो छोटे दुकानदार थे, छोटे जो बिजनेसमैन थे, उनको नुकसान हुआ, तो वो भी बेचारे अब तक उभर नहीं पाए हैं। जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो काफी कम हो गया, मतलब हम लोग काफी कम कंज्यूम करने लगे हैं, और जब कम कंज्यूम करोगे तो जीडीपी ग्रोथ तो कम होगा ही। जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतनी ज्यादा ही प्रोडक्शन होगी, उतना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा। 45 सालों में भैया 2017-2018 में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के पास काम धंधा तो है नहीं बेचारे, तो इनके पास इनकम भी नहीं होगी, कंजप्शन भी नहीं होगा। ऊपर से हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो गया है काफी ज्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो गई है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है, इसके कुछ रीजन यहाँ पे सामने आए हैं, और कुछ फैक्चुअल चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन हमेशा की तरह वही बात बोलूंगा, अगर आपको इकोनॉमी की बेसिक चीजें नहीं पता है, बेसिक टर्म्स आपको नहीं पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल हम लोग कवर नहीं, समझ नहीं पाएंगे। फिर भी मैं इसको इंक्लूड करता हूं ताकि आपको 2-4% तो समझ में आए, और जिन लोगों ने अपनी इकोनॉमी के बेसिक्स पढ़ रखे हैं कम से कम उनको तो समझ में आए, है ना। तो पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अपने बेसिक्स कवर कीजिए प्लीज, खासकर इकोनॉमी वाले सेक्शन में, तब आपको एडिटोरियल और आर्टिकल समझ में आते हैं इकोनॉमी वाले, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप अभी अभी फ्रेशर्स हैं और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं, और डायरेक्टली आप इकोनॉमी वाले एडिटोरियल और आर्टिकल्स पढ़ने लगोगे, तो सच्ची बता रहा हूं आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गिव अप कर दोगे। इसलिए अगर आप फ्रेशर्स हो, रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल के लिए ये अपने इकोनॉमी वाले सेक्शन को छोड़ दिए, ये न्यूज़पेपर से अपने बेसिक्स कवर करो, एनसीईआरटी पढ़ो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत गूगल करो, ठीक है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर में इकोनॉमी वाले सेक्शन पे आइए। पॉलिटी वाले सेक्शन और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप पढ़ सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इकोनॉमी वाला सेक्शन थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। तो बस यही आज के लिए।
आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक ठाक हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हो ठीक ठाक, और इसी तरह से हम लोग तैयारी को आगे लेके जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।